यस क्लास 11th। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम लोग मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ा था कि क्या होता है, तो आज उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और साथ में एक नया सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़ेंगे बोरोड फंड में, दैट इज़ लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। सेम ऐसा ही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसा, बस थोड़े बहुत डिफरेंस है। तो आज इसका मीनिंग पढ़ लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास 11th चलिए पढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मेरिट्स में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस से, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका ये फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा जो मुझे नज़र आता है, अगर मैं इक्विटी शेयर से कंपेयर करूं तो मुझे ये नज़र आता है कि इन जो लोन्स को कभी भी लिया जा सकता है और जब भी इसकी ज़रूरत ना हो इसकी पेमेंट वापसी इस लोन को किया जा सकता है ना। इक्विटी शेयर में तो ऐसा नहीं था, उसमें तो क्या था, उसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती थी, मतलब पूरे टाइम के लिए कंपनी को अपने पास रखना पड़ता था इक्विटी शेयर्स के जो फंड्स थे, और लाइफ टाइम तक डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ता था। लेकिन जब भी मैं लोन की बात करूंगी, चाहे वो लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक हो, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, तो लोन्स एक फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिनको जब मर्जी लिया जा सकता है, और जब इसकी ज़रूरत ना हो तो उसको टाइम से पहले भी, इवन जब ज़रूरत नहीं है तो उसको वापसी किया जा सकता है। तो ये एक तरह के फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। और क्या फ़ायदा हो सकते हैं? हम इसके फीचर्स में से इसके फ़ायदे निकाल सकते हैं। जैसे हमने इसके फीचर में ये पढ़ा था कि हमें टेक्निकल एडवाइस भी देते हैं, ये वेरियस टाइप ऑफ सर्विस करते हैं, जो एनालाइज करते हैं, जब भी अपनी रिपोर्ट देते हैं तो उसके बेसिस पे कई बिजनेसमैन डिसीज़न लेते हैं कि उनको आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि आपको पता ही है, जब भी बिज़नेस में डिसीज़न लिए जाते हैं वो एनवायरनमेंट को चेक करके ही लिए जाते हैं कि एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, क्या चीज़ की डिमांड है, आगे जाके क्या होने वाला है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन पे ही डिसीजन लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अपनी रिपोर्ट्स देते हैं या फिर एनालाइज करते हैं, सर्वे करते हैं, उससे एक बिज़नेस को हेल्प हो जाती है। इसके अलावा वो बिज़नेस जो ग्रो कर रहे हैं, वो बिज़नेस जो कि एक्चुअली इंपोर्ट करते हैं, कोई मशीनरी को इंपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना चाहते हैं, फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प करते हैं। इसके अलावा कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, पब्लिक को इशू कर रही है, एट दैट टाइम ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी उनके शेयर्स और डिबेंचर्स खरीद लेते हैं। इससे भी कंपनी के पास क्या आ जाता है, पैसा आ जाता है। तो इस तरह से ये उनकी भी हेल्प करते हैं, राइट। एक बार पढ़ते हैं कौन कौन से मेरिट्स होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंस। वी नो दैट लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस को अरेंज करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। शॉर्ट टर्म क्या लोन क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो में 1 साल तक के लिए, कंपनी को सिर्फ 1 साल तक के लिए लोन की रिक्वायरमेंट है। मीडियम टर्म 1 to 5 ईयर तक के लिए, और लॉन्ग टर्म 5 ईयर से ज़्यादा के लिए अगर फाइनेंस की ज़रूरत है तो उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस बोलते हैं। तो एक लंबे टाइम के लिए अगर एक कंपनी को, एक बिज़नेस को पैसे की ज़रूरत है तो ऐसे में ये बैंक, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत हेल्प करते हैं, राइट। नेक्स्ट, सब्सक्राइबर्स ऑफ सिक्योरिटीज़। अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी जो भी शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करती है तो कहीं ना कहीं ये भी लोग खरीद लेते हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी उसको सब्सक्राइब करते हैं, उसको खरीदते हैं, जिससे इनडायरेक्टली ही सही उनके पास पैसा पहुंच जाता है फाइनेंशियल कंपनी के पास। द नेक्स्ट इज़ गारंटी लोन। ये नया है। गारंटी लोन का मतलब ये है कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प करते हैं बिज़नेस की। कैसे? अगर बिज़नेस किसी और सोर्स ऑफ फाइनेंस से या किसी और सोर्स से लोन ले रहा है, ऐसे में ये एज अ गारंटियर उनकी हेल्प करते हैं। ये उनकी गारंटी लेते हैं कि यस ये अपना लोन वापसी कर देंगे, या फिर एक गारंटियर के तौर पर आगे आते हैं। तो इससे वो किसी और सोर्स से भी फाइनेंस ले सकते हैं। इसके अलावा जब वो फॉरेन करेंसी में, या ये भी कह सकते हैं कि वो फॉरेन में अगर वो लोन चाहते हैं, या फॉरेन में अगर वो
अपने बिजनेस अपनी इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, या फ़ॉरेन में जो भी वो काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं फ़ॉरेन से, तो ऐसे टाइम पे भी एक गारंटियर की ज़रूरत होती है। आप अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ेंगे, आई डोंट थिंक सो अभी इस टाइम आपके सिलेबस में है, वो कर चुका है, लेकिन उस प्रोसीजर में आप पढ़ते कि ये इसकी जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है तो उसमें एक गारंटियर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में गारंटियर कौन बनता है? वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बन सकते हैं, बैंक्स भी बनते हैं। वो गारंटी देते हैं कि यस ये पर्सन अपना पेमेंट कर देगा, वो एज ए गारंटियर काम करते हैं, और इसी से ही आगे जाके ये बिज़नेस आगे बढ़ता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, राइट। तो एक तरह से ये गारंटियर का काम भी करते हैं। नेक्स्ट, फंड्स फ्रॉम इवन ड्यूरिंग रिसेशन। अब रिसेशन का टाइम, अभी हमने देखा कोविड-19 का कितना गंदा इफेक्ट रहा, सब कुछ रिसेशन में चला गया, डिमांड कम हो गई, मतलब आप लोगों को पता ही है कि हमारी इकोनॉमी कितनी डाउन चलेगी, नेगेटिव में भी चले गए। एट दैट टाइम हमेशा ध्यान रखिए, जब भी रिसेशन का टाइम होता है तो अगर आप किसी से लोन लेने जाएं या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी से भी लोन लेने जाएं तो वो आपको डिनाई ही करेगा, क्योंकि उनको पता है बिजनेस तो सारे लोअर पे जा रहे हैं, तो ये मेरे पैसे कैसे वापसी करेगा। लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट ने चलाए हैं, ये गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, ये ऐसे टाइम पर भी बिज़नेस को प्रोवाइड करते हैं लोन। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ऐसे टाइम पर बिज़नेस को कहीं और से लोन नहीं मिलेगा, कहीं और से पैसा अरेंज वो नहीं कर पाएंगे। तो जब रिसेशन का टाइम है, कहीं और से पैसा अरेंज नहीं हो रहा है, अगर एक बिज़नेस अपने शेयर्स भी इशू करता है, डिबेंचर्स, लोगों के पास पैसा नहीं, क्यों, कैसे खरीदेंगे उसको, तो ऐसे में वो अपने शेयर्स डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकता, मतलब सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकता, कोई और सोर्स ऑफ फाइनेंस हेल्प नहीं कर रहा है या देना नहीं चाहता पैसे, तो ऐसे टाइम पे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक तरह से हेल्प करते हैं बिज़नेस को फाइनेंस गेट करने में, राइट। तो वहाँ से लोन लिए जा सकते हैं। रिसेशन के टाइम पर भी ये लोग बिज़नेस की हेल्प करते हैं। तो ये इसके हो गए फ़ायदे। नुकसान कहाँ से आ गए? नुकसान डीमैट्स में सबसे पहला हम इसको कह सकते हैं कि बहुत सारे लीगल प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। लाइक हम सबको पता है, कोई आप लोन लेने जाते हैं, कोई ऐसा तो नहीं वो बैठे हैं आपको उठा के लोन दे देंगे। लोड ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ यू हैव टू फॉलो फॉर दैट। तो आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही लोन को गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत काम होता है, बहुत लेंथी प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ सिक्योरिटीज़ इशू करने से तो कम ही है, लेकिन फिर भी हम इसके एक डीमेट में चलेंगे कि इसके कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लोन गेट करना इतना आसान नहीं होता है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। देन सेकेंड, इसके अलावा और क्या इसकी कमी है? इसकी कमी ये है कि ये लोग क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन रख देते हैं बिजनेसेस पे। रिस्ट्रिक्शन कैसे? जैसे अगर सपोज एक सिंपल सी बात एक ऑब्जर्व करो, अगर मैंने आपको लोन दिया है तो मैं आप पे एक रिस्ट्रिक्शन रखूँगी कि यस आप किसी और से लोन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरा लोन को पहले इंटरेस्ट पेमेंट कीजिए, जब आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तभी दूसरों से लोन लेना, क्योंकि फिर मुझे मेरा डर रहेगा कि हो सकता है आप मेरे पैसे वापसी ना कर पाएँ। तो ऐसे ही इन लोगों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ये लोग भी रिस्ट्रिक्शन रखते हैं कंपनीज पे। क्या रिस्ट्रिक्शन रखते हैं? हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, जब मैंने आपको एक सीक्वेंस में बताया था कि कंपनी को प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले इंटरेस्ट का पेमेंट होता है, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड और फिर इक्विटी शेयर को पैसा दे दिया जाता है जितना भी बचता है। तो अब ये लोगों को डर होता है कि ये सारा टाइम अपना प्रॉफिट बांटते ही रहेंगे, हर साल अपने पास कुछ रखेंगे नहीं, तो एक टाइम अगर इनको लॉस हो गया तो ये तो हमारा पैसा ही वापसी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये किस पे रिस्ट्रिक्शन करते हैं? उन डिविडेंड पे जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा होता है। ये लोग क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाता है उस पर रिस्ट्रिक्शन रखते हैं कि यस आप इतना डिविडेंड मत दीजिए या फिर कम डिविडेंड दीजिए, कुछ पैसा बचा के रखिए ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप प्रॉफिट ना अर्न कर पाए तो हमारे पैसे कैसे इंटरेस्ट दोगे आप। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते रहते हैं। देन और क्या डीमेरिट होती है? इसके अलावा सबसे बड़ी डीमेरिट ये है कि ये लोग कंपनी की मैनेजमेंट में भी इंटरफेयर करते हैं। अगर कंपनी इनसे लोन लेती है या इनसे बोरो करती है फंड, तो कई बार अगर ये बहुत लार्ज अमाउंट है तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, अपना एक नॉमिनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बिठा देते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं? आपको पता ही है, आपने कंपनी की है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो होते हैं जो कि कंपनी की मैनेजमेंट को संभालते हैं, कंपनी को मैनेज करते हैं, कंपनी का बिजनेस चलाते हैं। तो ऐसे में ये लोग अपना एक नॉमिनी उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बिठा देते हैं।
अब नेचुरली बात है, जब अपना नॉमिनी बैठेगा तो हर चीज़ में वो इंटरफेयर भी करेगा कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में कंपनी को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। आप अगर अपना काम अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे, कोई आपको इंटरफेयर करते रहे, तो आपको भी मुश्किल होती है। इस तरह से यहाँ पर अगर कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है तो उसको भी इस मुश्किल को फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनका एक नॉमिनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ जाता है और वो हर चीज़, हर मीटिंग, हर उसमें क्या रखता है, पार्टिसिपेट करता है और वो टाइम टू टाइम इंटरफेरेंस भी करता रहता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी क्या हो गई, कमी हो गई। तो इसके डीमेरिट्स में हम लिखेंगे डिफ़िकल्ट प्रोसीजर, कंपनी को बहुत सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है तभी उसको लोन मिलते हैं। सेकेंड, रिस्ट्रिक्शन इन ऑन बोरोवर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनीज पे लगाते रहते हैं। सबसे मेन चीज़ तो डिविडेंड पे ही जाता है इनका, जो जाता है कि इतना डिविडेंड आप मत दीजिए या इससे ज़्यादा आप डिविडेंड नहीं दे सकते हैं एक साल में। तो हर जो रिस्ट्रिक्शन है वो इम्पोज करते रहते हैं। देन थर्ड, इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, अभी आपने पढ़ा मैनेजमेंट में अपना, जब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपना एक पर्सन अपॉइंट कर देंगे तो नेचुरली है, तो वो भी एक तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में काम करेगा और वो हर चीज़ में इंटरफेरेंस करता रहेगा। तो ये एक तरह से कंपनी को सबसे बड़ी डिमेरिट का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कंपनी जब अपने सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस को, अपने फाइनेंस के सोर्स को चुनती है तो वो ध्यान रखती है कि ऐसी कोई डीमेरिट ना हो जो आगे जाके उसको परेशान करे। तो इसलिए बहुत सोच समझ के बिजनेस फाइनेंस के सोर्स को चूज करना चाहिए एक कंपनी को, राइट। चलिए, यहाँ पर हमारी मेरिट और डीमेरिट खत्म हो गई। इसके साथ ही मैंने टॉपिक लिया लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। क्यों? क्योंकि ये भी मिलता जुलता है, उससे भी लोन लिया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, यहाँ पर कमर्शियल बैंक से लोन ले रहे हैं, ठीक है। अब लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, वी ऑल नो दैट कमर्शियल बैंक सबको पता है, हम सबको, SBI, PNB, लॉट ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर देयर, जहाँ पर हम अपने पैसे जमा कराते हैं, वहाँ से लोन भी लेते हैं। तो ये सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। ये कमर्शियल बैंक्स भी प्रोवाइड करते हैं लोन कंपनी को, राइट। ये भी एक तरह से पैसा प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन ये लोग लॉन्ग टर्म सोर्सेस या लॉन्ग टर्म फाइनेंस को प्रोवाइड नहीं करते। मतलब एक तरह का लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में काउंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मीडियम और लोअर, मतलब स्मॉल स्केल पे या फिर मीडियम स्केल पे ही वो क्या कर रहे हैं, बिज़नेस को फाइनेंस अवेलेबल करा रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया, अगर हमें कम ड्यूरेशन के लिए चाहिए 1 ईयर, और अगर हमें मीडियम वाली बात कर रही हूँ तो फिर 1 to 5 ईयर, मतलब 5 ईयर तक ही मोस्टली ये लोग लोन प्रोवाइड कराते हैं। बट कई बेसिस पे ये हाई लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कर देते हैं, लेकिन बहुत ही कम। यहाँ पर जो लोन मिलते हैं वो मिडिल ड्यूरेशन तक ही मिलते हैं, मीडियम ड्यूरेशन तक ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ये लोन प्रोवाइड कराते हैं। अब कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे टाइप में लोन प्रोवाइड कराते हैं। आपने चैप्टर नंबर 4 में किया था, जब बिजनेस सर्विसेज में बैंक्स किए थे, तो उसमें आपने डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स भी किए थे, लाइक कैश क्रेडिट, टर्म क्रेडिट, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, ये सब चीज़, सॉरी डिमांड ड्राफ्ट नहीं, कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए। तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, टर्म लोन्स हो गए। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें जो भी कैश क्रेडिट हो गया, तो इसमें जो भी लगता है कि बिज़नेस को कि उसके लिए ठीक है, तो वो उसी तरह का लोन ले लेता है, राइट। तो ये कमर्शियल बैंक्स लोन प्रोवाइड कराते हैं। अब मुझसे कोई पूछेगा कि इसका एक फ़ायदा बताओ, तो मैं एक यहाँ का फ़ायदा भी यहाँ पर लिख सकती हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, मैंने आपको बताया था कि फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मुझे लिखना चाहिए यहाँ पर, तो मैं 6th लिखती हूँ, फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। और क्योंकि फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है लोन, तो मैं ये भी कह सकती हूँ ये भी फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। जब चाहिए लोन ले लीजिए, जब आपके पास पैसा ज़्यादा है आप वापसी कर दीजिए टाइम से पहले। तो ये भी एक तरह से फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ये भी बिजनेस को हेल्प करता है एट दैट टाइम जहाँ पर उसको पैसे की ज़रूरत है। तो चलिए फटाफट इसका मीनिंग पढ़ते हैं। कमर्शियल बैंक एक्सटेंड लोन इन मैनी फॉर्म्स लाइक कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, ये सब चीज़ों में आपको डिफरेंट बिजनेस को प्रोवाइड करता है। एक और बात, यहाँ पर भी सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत पड़ती है। देखो एक सिंपल सी बात है, जब मैं बोरोड फंड की बात करती हूँ जिसमें डिबेंचर्स आते हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फॉर कमर्शियल बैंक,
जब भी मैं बोरोड फंड की बात कर रही हूँ या फिर आप कहीं से लोन लेते हैं, कोई आपको फ्री में लोन नहीं देता, आपको कुछ ना कुछ अपनी एसेट को सिक्योरिटी के फॉर्म में रखना ही पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है। तो यहाँ तो है ही, बैंक आपके कुछ ना कुछ एसेट को गिरवी रखेगा और उसी के बेस पे आपको क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। तो ये तो रहेगा ही, हर बोरोड फंड में आप ये लिख सकते हैं। तो ये प्रोवाइड करता है, बोरोअर हैज़ टू प्रोवाइड सम सिक्योरिटी, कुछ सिक्योरिटी को रखना पड़ता है, कुछ चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है, तभी जाकर लोन मिलता है कमर्शियल बैंक से। अब इसके भी फ़ायदे और इसके भी नुकसान भी हैं, तो ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, और बिज़नेस स्टडी तो बच्चे एक लिमिट तक ही पढ़ पाते हैं। आई हैव ऑब्जर्व दैट कि वो एक छोटा सा लिमिट होता है ना, बिज़नेस के लिए थोड़ा सा रखा है कि हाँ पढ़ लेंगे बिज़नेस को, तो वो ये बिज़नेस होता है, ठीक है। बाकी टाइम तो अकाउंट्स और मैथ्स पे जाता है। तो ये वीडियो में इतना ही कीजिए, अभी तक इतना ही, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी मैथ्स एंड डीमैथ्स नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अभी एंड करते हैं। लाइक करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, एंड लास्ट जो मैं कहती हूँ दैट इज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।